सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, वह साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब तक हमने पढ़ा आरो भाग दो, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पतंग और भक्तिन। ये हमने कौन सी किताब में से पढ़ा था? आरो भाग दो। अब हम हमारी जो दूसरी किताब है वितान, जो कि 11वीं में हमने पढ़ी वितान भाग 1 और 12वीं में हम वितान भाग 2 पढ़ेंगे। तो वितान का जो पहला पार्ट है वो है सिल्वर वेडिंग और लेखक हैं श्याम मनोहर जोशी। बच्चों, सिल्वर वेडिंग एक ऐसी कहानी है जो आधुनिक और पुरानी विचारधारा के बीच एक टकराव को हमें दिखाती है कि किस तरह से हम जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नई विचारधारा में नहीं डल पाते और हम आज के फैशन की दौड़ में एकदम उनसे कट जाते हैं। और उसी कटाव को, उसी टकराहट को इस कहानी में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम श्याम मनोहर जोशी के बारे में जान लेते हैं। श्याम मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 में अजमेर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में हुई। ये मनोहर श्याम जोशी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने असंख्य कहानियाँ, संस्मरण, व्यंग्य लेख, साक्षात्कार व दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह में बता देते हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, कैब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। व्यंग्य संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़िया, टट्टा प्रोफेसर षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहीन, संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मनी की एक उड़ती नजर और दूरदर्शन के धारावाहिक हैं हम लोग, बुनियाद, मुंगेर लाल के हसीन सपने। श्याम मनोहर जोशी इन्होंने समाज की समस्याओं, ज्वलंत समस्याओं को उठाया है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी भी उन्हीं एक समस्या में जो हम आज अपने आसपास बिखरी उस समस्या को हम फेस करते हैं, आज देखते हैं। जैसे कि बच्चों, आप कई बार अपने माँ बाप से, आपका भी थोड़ा बहुत, या दादा दादी से, संयुक्त परिवार में अगर आप कोई रहते होंगे तो दादा दादी से आप छोटी छोटी बातों पे टकराव कभी ना कभी हो जाता होगा। कभी खान पान को लेके, कभी कपड़ों को पहनने के लेके। अगर हम और हमारे बुजुर्ग दोनों ही सामंजस्य बैठा लेते हैं, थोड़ा सा अपना संतुलन बना लेते हैं कि हम नई पीढ़ी वाले थोड़ा सा हम पुरानों की सोच की तरफ ढल जाएं कि चलो वो करें, और जो पुरानी सोच वाले हैं वो अगर अपनी सोच को थोड़ा सा नई हमारे बच्चों की सोच के साथ मिला ले तो वहाँ संतुलन हो जाता है। लेकिन जब नई सोच एकदम बिल्कुल पाश्चात्यकरण हो जाता है, बिल्कुल नवीनीकरण में चलते हैं, बिल्कुल किसी की नहीं मानते, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं अगर वे एकदम अपनी रूढ़िवादी सोच पे रहें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। तो सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी सोच को आधुनिक बनाना है, तो उनके साथ ही साथ आज का जो युवा वर्ग है उसको भी आधुनिक होते हुए भी अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहना है। तो इस कहानी का हम सबसे पहले सारांश देख लेते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी की रचना मनोहर श्याम जोशी ने की है। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। पीढ़ी का अंतराल मतलब युवा और बुजुर्ग पीढ़ी। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। यशोधर बाबू इस कहानी के एक मुख्य पात्र हैं। ये पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वे परंपरागत, वे अपनी रूढ़िवादी सोच, वे परंपरा, पुराने जो मूल्य हैं उनको हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते। उनका वसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। मतलब
यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने में किशनदा ने मदद की, अतः वे उनके आदर्श बन गए। पांव जमाने मतलब उनका उनका कारोबार करने में, उनका नौकरी दिलाने में किशनदा ने बहुत मदद की और उनकी विचारधारा ही उनका आदर्श बन गई। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मेमेन और चड्ढा उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे अपने अनमने ढंग से देते हैं। मतलब उनको पसंद नहीं है कि ये शादी की सालगिरह मनाए, ये करें, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नई और पुरानी परिस्थिति में थोड़ा सा ढलने की अपने आप में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल कुर्सी पसंद नहीं है। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर को पसंद नहीं करती। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे द्विधा में है। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल दिया। आधुनिक न होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वो अधिक मॉडर्न बन गई है। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के वसूलों के खिलाफ था। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उसे ही पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का जरूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं पर खर्च करना, उनसे किसी भी बात पर सलाह न मानना और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न लेकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने वसूलों के साथ अकेले पाते हैं। मतलब यहाँ पे यशोधर बाबू को लगता है कि मैं परिवार के होते हुए भी मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना मेरे साथ मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह से इस कहानी में पूरा द्वंद्व, यशोधर बाबू के मन का द्वंद्व उभर कर आता है। कभी वो अपनी आदर्श किशनदा को याद करते हैं, तो कभी सोचते हैं कि मैं भी किशनदा की तरह शादी नहीं करता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर जब दोबारा सोचते हैं कि किस तरह से किशनदा का जो अंतिम समय था, रिटायरमेंट होने के बाद उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब उन्हें लगता है कि नहीं, परिवार में बच्चे होने चाहिए ताकि अंतिम समय में उनका कोई देखभाल कर सके। इस तरह से ये पूरी कहानी एक द्वंद्व को उभारती है। ये हमारे आज के समाज के, हमें अगर यहाँ पे यशोधर बाबू के बच्चे थोड़ा सा यशोधर बाबू की मानसिकता को समझते और यशोधर बाबू कहीं कहीं अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार वो सिल्वर वेडिंग उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मित्रों के कहने पर उनके मन रखने के लिए वो पार्टी के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन उस पार्टी में खुद शामिल नहीं होते। और साथ ही साथ जब बच्चे उनका सिल्वर वेडिंग मनाते हैं, केक काटते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसमें थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों का एकदम अपने पिता पर अपनी विचारधारा थोपना यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो हमें अगर बच्चे भी अपनी मानसिकता को थोड़ा पुरानों के मन को मन को समझने की कोशिश करें, तो इस खाई को भरा जा सकता। नहीं तो ये 2 पीढ़ियों की दूरी एक हमारे समाज के लिए भयानक हो जाएगी। इस कहानी का हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम ये जो 2 पीढ़ियों की खाई बनती जा रही है, आज युवा वर्ग एकदम या तो विदेशों में रहना चाहता है या अपनी स्वच्छंद दुनिया में रहना चाहता है। यहाँ अगर वो अपने परिवार के साथ थोड़ा जुड़ के रहे तो एक सभ्य समाज बनेगा। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। जब सेक्शन ऑफिसर YD यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई पर घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मताहतों मतलब
माता तो अधीन, उसके साथ उसके नीचे काम करने वाले लोग, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यहाँ पे यशोधर बाबू मतलब पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, वो किसी से कोई बात नहीं करते, एकदम शुष्क व्यवहार करना मतलब किसी से कोई हंसी मजाक नहीं होना। लेकिन जब 5 बजते हैं तो वो अपने साथियों के साथ कुछ बातचीत करके हंसी मजाक करके पूरे दिन की जो थकान है उसे दूर करना चाहते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, मतलब उन्हें कुछ जचते नहीं लगते। ये संभव कैसे हो सकता है, ये मतलब उनका वो काम, उनको वो इस तरह की वेशभूषा भी उनको पसंद नहीं है, समहाउ इम्प्रॉपर उन्हें पसंद नहीं है। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चुन्नीदानी का क्या हाल है? बस वक्त सही देती है। चुन्नीदानी हाँ व्यंग्य के रूप में किसको कहा गया? घड़ी को। चुन्नीदानी क्या होती है? जिसमें मसाला वगैरह डाल दिया जाता है। पंत जी की दृष्टता को अनदेखा करके, दृष्टता मतलब वो जिस तरह से उन्होंने हंसी मजाक किया, दृष्टता एकदम बड़ों के सामने वो बोले, फिर भी उसको अनदेखा उन्होंने कर दिया। मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। मन ही मन वह उस जमाने को याद करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहू कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ को आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमिज स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता, और वक्ता श्रोता बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ठहका ठहठा कर हाथ मिलाया करते। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ में आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाने होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। ठीक ठिकाने होने से पहले कि जब तक उनको कोई वो काम धंधा नौकरी की तलाश में आते थे, लेकिन जब तक उनको कोई नौकरी कोई काम नहीं मिलता, वो किशनदा उन लड़कों को अपने पास रख लेते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ, मतलब सब जो भी जिसके पास होता अपना मिलकर लाओ, अपने आप खाना पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा ले और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन दिया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेमिन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेमिन से मुखातिब होकर बोलना, उसके सामने देखकर बोलना। नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेमिन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोलना एकदम खुश होकर बोलना, मैनी
हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर वेडिंग मतलब आज आपकी शादी को 25 वर्ष पूर्ण हो गई, रजत जयंती। शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, मतलब थोड़ा सा सही भी लगा, और थोड़ा झेपना मतलब हिचकिचाना, शर्म आना। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये सिल्वर एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। उन्हें लगता है कि ये सब चोचले हैं, ये सब हम गोरे साहब, यहाँ अंग्रेजों के लिए कहा गया कि ये चोचले अंग्रेज जब आए थे वो यहाँ छोड़ कर चले गए, ये हम भारतीयों की सभ्यता में ये नहीं है, हमारे यहाँ थोड़े मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जाती है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुओं में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों के में कस्टम नहीं उस पर इंसिस्ट करना, दैट में सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यहाँ पे ये शब्द सम हाउ इम्प्रॉपर मतलब जो उनको अच्छा नहीं लगता, जो काम करना उनको अच्छा नहीं लगता, तो तुरंत उनके दिमाग मुंह से ये वाक्य निकल जाता है, सम हाउ इम्प्रॉपर, कि ये किस तरह से उचित हो सकता है, ये तो अनुचित है। उन्हें गलत लगता था, तब कोई भी काम करना उन्हें पसंद नहीं था, कुछ गलत लगता था तो उनके मुंह से ये वाक्य निकल जाता था।